Hello students, how are you? I, Hemant Y. Hivrale, is welcoming you on the YouTube platform of Web Sankuल। हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारी नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि जीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स काफी सारी गलतियां करते हैं और ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसकी वजह से वो अपना जो गोल है उसको अचीव करने में कई बार पीछे रह जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले वेब संकुल आपके लिए एक स्पेशली इंग्लिश मीडियम जीपीएससी का बैच लॉन्च करने जा रहा है। यह बैच जो है वो हमारा 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। यह बैच का टाइमिंग आफ्टरनून का रहेगा, 3 बजे से 6 बजे का इस बैच का टाइमिंग रहेगा। यह बैच हमारा सरगासन वाली ब्रांच पे रहेगा। आपको अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच के बारे में तो आप ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, यहां पे कॉल करके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। इस बैच के अगर बारे में, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो इस बैच के अंदर टोटल 800 प्लस आवर्स का आपका पूरा टीचिंग रहेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। प्लस यहां पे बच्चे अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ इवेल्युएट कर पाए, इसके लिए हम वीकली, डेली, मंथली वैसे टेस्ट भी रखेंगे ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है, क्या प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्लस ये बैच जो स्टार्ट हो रही है उसके डेमो लेक्चर्स भी हमारे 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको कोई भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो मैंने आपको बताया वैसे ये कॉन्टेक्ट डिटेल से यहां पे कॉल करके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन पा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है वैसे 10 पॉइंट्स के बारे में कि जिन पॉइंट्स में जो बच्चे गलतियां करते हैं उसकी वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो जीपीएससी का प्रिपरेशन है इट इज लॉन्ग टर्म गोल। एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, लॉन्ग टर्म तक आप प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आप एग्जामिनेशन अपीयर करते हो एंड देन यू क्रैक इट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है कि आप जब ये प्रिपरेशन शुरू करते हो तो यू आर गोइंग फॉर अ मेडिटेशन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिटेशन पे उतर रहे हो, वैसा समझ के ये प्रिपरेशन शुरू करना है। क्योंकि कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि मैं 3 महीने या 4 महीने में प्रिपरेशन करके थक जाते हैं, तो वो यहां पे गलतियां नहीं कर सकते। एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्लान लेके चलना होगा आपको। कम से कम आपको 12 से लेके 15 महीने तो ये समझने में ही लगेगा कि किस तरीके से सिलेबस है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो यहां पे उन्हीं सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए लेक्चर हमने बनाया है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया वैसे 10 ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे कई बार करते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो आपको शुरुआत में ही पता होनी चाहिए कि ये 10 चीजें तो मेरे को नहीं करनी है। सो यू शुड नो व्हाट डूज आर एंड व्हाट डोंट्स आर। और इसी के दौरान, ये प्रिपरेशन के दौरान, ये डूज एंड डोंट्स ही आपको हेल्प करते हैं। यही वो चीज है जो आपको एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, राइट। तो पहले तो आपको ये चीज समझना है। दूसरी चीज, कई कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं जो आपको अवॉइड करना है। अगर ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हो तो उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो देखते हैं ये 10 मिस्टेक्स कौन सी है। नंबर वन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है अवॉइडिंग सिलेबस। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सर सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। आपका ये प्रिपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते, तब तक आपको इसका सिलेबस अपने साथ रखना है। आप जिस भी डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, वहां पे आपके पास सिलेबस का एक कॉपी 24/7 होना चाहिए, ऑलवेज। मैं रीजन बताता हूं। जैसे सपोज यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर रीड करते करते आपको एकदम से कोई टर्म दिख गई और वो टर्म जो है वो सिलेबस में भी है, तो तुरंत आपको सिलेबस उठाना है, उसके साथ कंपेयर करना है। ये बहुत इनिशियल डेज की प्रिपरेशन की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले से हमेशा से आपके पास आपका सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए।
ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक रिलेवेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए और कौन से टॉपिक इररिलेवेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि बच्चे यही गलती कर देते हैं कि सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। सो नंबर वन मिस्टेक्स, जो नंबर वन मिस्टेक है वो है कि इग्नोरिंग सिलेबस। सो यू नीड टू फॉलो योर सिलेबस, यू शुड स्टिक टू योर सिलेबस। तो हमेशा आपको अपने सिलेबस को स्टिक्ट रहना है। उससे आगे बढ़ते हैं। सिलेबस का जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉर्ट आउट हो गया। अब आपको पता है कि आपको प्रिपरेशन के दौरान क्या करना है, अपना सिलेबस अपने साथ रखना है। अगर आप अपना सिलेबस अपने साथ रखते हो तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नंबर टू, सर PYQs जो है उसका इंपॉर्टेंस बच्चे कई बार नहीं समझते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs जो है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको भी अपने साथ रखें। काफी सारी किताबें अवेलेबल है मार्केट में, आप वो परचेस कर सकते हो, राइट। अपनी वेब संकुल की भी PYQ की बुक है, आप उसको ले सकते हो। अगर वो नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट GPSC के वेबसाइट पे जाओ, सारे लास्ट 3, 4, 5 साल के जितने भी पेपर्स है वो डाउनलोड कर लीजिए और सबके सब PYQ अपनी आंखों के सामने रखिए। मैं रीजन बताता हूं आपको। PYQ क्या हेल्प करता है। जब आप PYQ बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करते हो ना, तो आपको पहले तो ये आइडिया लगता है कि ये जो प्रिपरेशन है उसका फ्लो क्या होना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे कि अगर मैं आज की डेट में 2017-18 के पेपर लेके आता हूं, तो 2017-18 के टाइम पे सिलेबस भले ही कहीं ना कहीं सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का शायद तरीका अलग हो, फ्लो अलग हो। और वापिस कई बार तो ऑब्जर्व किया गया है कि PYQ में अगर किसी टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस बार की एग्जामिनेशन में चांसेस रहते हैं कि उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके कोई क्वेश्चन बनाया जाए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो पहले तो सिलेबस अपने साथ रखिए। PYQs जो है वो आपके ध्यान में होने चाहिए कि ये PYQs को आपको स्टडी करना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। दूसरी चीज, आपको फ्लो पता चल जाता है, यू विल कम टू नो अबाउट द फ्लो। प्लस एज वेल एज क्या होता है, आप GPSC के पैटर्न में आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको किस तरीके से टैकल करना है ये भी समझने लगते हो। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप टाइम टू टाइम PYQ सॉल्व करो। और वैसा नहीं कि एक बार कोई एक पेपर के PYQ या तो एक टाइम के आपने PYQ सॉल्व कर रही है तो उसको दूसरी बार नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। सेम PYQ क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपने रिवाइज किया होना चाहिए। सपोज PYQ क्वेश्चन में कोई टॉपिक आपने पढ़ा है और वो जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसके रेलेवेंट कोई नया करंट अफेयर भी आपको मिल जाए, तो करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए कि यस, इस टॉपिक के आजू बाजू क्वेश्चन आया था और आज की डेट में उसको ही लेके कुछ करंट चल रहा है, तो उसको लेके ये 4 नए स्टेटमेंट या ये नए 4 फैक्ट्स मेरे को पता चले। आपको ये आइडिया होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि PYQ को लेके फिर उसकी नोट्स बनाओ, वैसा नहीं करना है, बट PYQs को बहुत ही अच्छे से कंपाइल करना है, आपको प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना है ताकि आप फ्लो को समझ पाओ। क्योंकि ये एग्जामिनेशन चलती ही वैसे है, सिलेबस लंबे टाइम तक सेम रहता है, लेकिन हर बार पेपर अलग रहता है और वो पेपर का फ्लो है ना, आप PYQ के बेसिस पे पता लगा सकते हो कि शायद ऐसा कहीं ना कहीं इसका फ्लो रहेगा। क्लियर? तो यस, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको हमेशा अपना सिलेबस अपने साथ रखना है, PYQs को बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, इवन PYQs को भी, वो काफी हेल्प करेगा आपको। नंबर थ्री मिस्टेक, कई बार बच्चे क्या होता है पता है, पढ़ने बैठते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं, है ना। पढ़ने बैठे तो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट वैसा नहीं करना है। टाइम बाउंड आपका टाइम टेबल रेडी होना चाहिए। यस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम टेबल कि जहां पे आप डिसाइड करते हो आज 8 से 10 पढ़ूंगा, फिर 10:30 से 12:30 पढ़ूंगा, 10 से 10:30 का एक ब्रेक लूंगा, बराबर 1 से 3 वापिस पढ़ने बैठूंगा। वैसा नहीं टाइम टेबल बनाना है।
वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं बच्चे पता है, जैसे 8 से 10 का रीडिंग का स्लॉट रखा था, गलती से भी 7:15 हो गए, तो फिर वो 15 मिनट बिगड़े, तो फिर कई बच्चे ऐसा प्लान करते हैं अब 15 मिनट बिगड़ ही गए तो 10 बजे तक मैं चलो रील्स ही देख लेता हूं। वो गलती नहीं करनी है। टाइम टेबल के अंदर पॉइंट्स डिसाइड करो कि आज मैं ये 4 पॉइंट्स जो है वो कवर करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने प्लान किया कि आज मेरे को मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके स्केड्यूल के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर आपने प्लान किया कि आज मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला हूं। तो आप जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे प्लान करो कि उसके ये 3-4 पॉइंट, मतलब कि आज मैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पढ़ लूंगा, सैटेलाइट लॉन्चर्स पढ़ लूंगा, प्लान करो कि मैं आज इंडियन स्पेस मिशंस जो है वो पढ़ लूंगा। तो ऐसा सब पॉइंट्स में डिवाइड करके पॉइंट्स डिसाइड करो कि ये पॉइंट्स मैं आज स्टडी करने वाला हूं। सो उसकी वजह से क्या होगा कि सर आपको पता है आपको डे यूटिलाइज करना है, बट नाउ यू नो कि द यूटिलाइजेशन ऑफ डे विल बी कंप्लीटेड ओनली इफ यू कंप्लीट दिस पॉइंट्स। अगर आपने ये पॉइंट्स कंप्लीट किए तो ही पूरा डे आपका यूटिलाइज हुआ है। आपके बैक ऑफ द माइंड अब वो चलने लगेगा। जो पहले क्या चल रहा था कि मैं 8 से 10 पढ़ूंगा, 10:30 से 12:30 पढ़ूंगा, उसकी जगह आपका डे अभी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अब आपका डे उस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है कि अगर इतने पॉइंट्स मैंने कंप्लीट किए then only my day is utilized properly, तो ही मेरा डे प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है। वो आप कंसिडर करना शुरू कर दोगे। तो पहले तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे कि रियलिस्टिक गोल होने चाहिए आपके, राइट। उसको भी 3 सेगमेंट में डिवाइड करोगे कि इस महीने में सपोज फर्स्ट टाइम ही मैं पढ़ रहा हूं तो इस पूरे मंथ में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करूंगा। ये पूरे मंथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना है तो मंथ के अंदर 4 वीक है, 4 वीक के अंदर में इतने 10 पॉइंट्स है, यानी कि 10 टेक्नोलॉजी है, तो ये 10 टेक्नोलॉजी इस तरीके से 4 वीक में कंप्लीट करूंगा। उसके अंदर ये रहे उसके पॉइंट्स, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। प्लस एज वेल एज आपको क्या करना है, दिन का एक पोर्शन, एक टाइम, स्पेशली 1 आवर जितना टाइम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए देना है। तो आपके डे जो है वो डेज को, वीक्स को, मंथ्स को प्रॉपरली प्लान करो। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे पास आते हैं, मैं उनको पूछ लूं कि क्या प्लान है इस महीने में, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, तो ऐसा 2 सेकंड तो हमारे सामने देखते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं पढ़ तो रहा हूं रोज। फिर बोलना पड़ता है अरे लाला तू पढ़ रहा है, सही बात है, बट कब तक कंप्लीट करेगा, कौन से मंथ में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। यस और नो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इस मंथ में मैं साइंस एंड टेक कंप्लीट करूंगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस वीक में मेरा इतने पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसको पढ़ने के लिए कितने आवर्स लगते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि जितने हम लोग फेस से अलग दिख रहे हैं उतने ही हम लोग अंदर से अलग है, जितने हम लोग अंदर से अलग है उतना ही हमारा हर एक का रीडिंग कैपेसिटी अलग है। सपोज कोई स्टूडेंट होगा कि जो 2-4 घंटे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकता है, सपोज कोई बच्चा होगा कि जिसको 6-7 घंटे उतना ही पढ़ने में लग रहा है। तो कैपेसिटी तो वेरी करती है, तो कैपेसिटी वेरी करती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होगा। तो मैं आपको क्या बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि अपने टाइम टेबल को आप इस तरीके से डिवाइड करो, मंथली, वीकली एंड डेज। अब वो कैसे करना है वो हमें भी सोचना होगा, बिकॉज आपका कैपेसिटी मेरे को नहीं पता। जैसे मैं हूं तो मेरे को पता है कि मैं इतना काम कर सकता हूं, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूं, तो आपको भी वो प्लानिंग करना होगा। तो कभी भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से मंथ तक कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर मंथ में वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है या 15 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है, वीक तो वीक का प्लानिंग क्या रहेगा, उसके हिसाब से वीक का प्लानिंग होगा, तो उसके हिसाब से डे का प्लानिंग होगा। तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट योर पोटेंशियल एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। आपको हर एक चीज उस तरीके से प्लान करनी होगी। उससे आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक नंबर 4, टू मैनी रिसोर्सेस। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ने बैठे तो फिर क्या करेंगे, बासु साहब का भी बुक लेके आएंगे, लक्ष्मीकांत साहब का बुक लेके आएंगे, फिर दूसरा कोई नोट्स होगा वो लेके आएंगे, ऐसा 3-4 बुक लेके आएंगे।
अरे भाई तेरे को लॉयर नहीं बनना है, तेरे को जीपीएससी क्रैक करना है, तो रादर देन गोइंग फॉर 10 बुक, गो फॉर 1 बुक एंड रिवाइज दैट 10 टाइम्स, राइट। 10-10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, और 10 बार तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम पढ़ना है बेटा आपको। तो ज्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा करने से अच्छा है जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है उनको लो। वैसे एक बुक लिस्ट का हमारा एक वीडियो भी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, वो बुक लिस्ट का वीडियो आप देखो, उसमें आपको बुक लिस्ट बताई गई है, वो बुक लिस्ट को उठाओ, उसको रीड करो, गो फॉर इट, रीड इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम, तब तक रिवाइज करते रहो जब तक आप ऐसा ना हो जाए कि अभी तो भाई अपू नहीं भगवान है, तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो डोंट गो फॉर मेनी सोर्सेस, ज्यादा रिसोर्सेस इकट्ठा मत करो, कुछ भी हो जाए। देखो कैसा है, आप समझो ये बात को। अब सपोज यू हैव ब्रॉट 1 बुक, राइट, एक बुक लेके आ गए आप वो पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, आपके बाजू में कोई, बगल में कोई बच्चा आया, वो बैठा, वो भी रीड कर रहा है, आपने उसकी बुक ऐसे देखी, अब उसकी बुक कलर वाली है, तो अब साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में, अरे, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे यार ये तो कलर वाली बुक है, इसके अंदर 4 अच्छी चीजें दी होगी तो इस बुक से ज्यादा, मैं एक काम करता हूं, ये कलर वाली बुक है ना, इसी को परचेस कर लेता हूं, इसको साइड में रख देता हूं। बस ऐसा आपने किया मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सो डोंट गो फॉर डिफरेंट सोर्सेस, एक ही बुक लो, उसी को लो हाथ में, उसी को पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा ग्रिप नहीं आ जाता, उसी से आपको बेनिफिट होगा। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, जो ट्रस्टेड रिसोर्सेस है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको स्टिक्ट रहो, उसको ही चिपके रहो, दूसरा कुछ नया नहीं करना है हमें। नया करना मतलब वापिस जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो आप अगर 4 कदम चल गए हो तो डोंट कम बैक, वो 4 कदम से फिर आगे ही निकलो, उसी बुक को रिवाइज करो, रीड दैट बुक अगेन एंड अगेन, दैट विल हेल्प यू। सो नंबर 4 मिस्टेक, कलेक्टिंग टू मच रिसोर्सेज, टू मैनी रिसोर्सेज, ये गलती नहीं करनी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको फॉलो करना है, ये गलतियां नहीं करेंगे। नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5, ये तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये गलती है, मतलब कि इग्नोरिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, ये गलती है, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी कब है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब होता क्या है पता है बच्चों का, कि मैं तभी आंसर लिखना शुरू करूंगा कि जब मेरे को ऐसा, मतलब कि कोई भी बुक है ना, वो बुक वर्ड टू वर्ड याद ना हो ना, तब तक बोले मैं आंसर नहीं लिखूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलती है, वो बहुत बड़ी गलती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। सर आपने बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इट इज मस्ट, बट फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट, कब से स्टार्ट करें सर, एंड हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें सर। तो यहां पे हमें एक चीज समझनी है, अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपके 4 मेन सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले 4 मेन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ग्रिप लेके आओ। मतलब कि अगर आपको लगता है कि मेरे को इसका 50-60% सिलेबस अभी समझ में आ गया है, 50-60% ये 4 सब्जेक्ट का मेरा सिलेबस दिमाग में घुस गया है, फिर आप आंसर राइटिंग की ओर बढ़िए। एकदम डे 1 से अगर आंसर राइटिंग कर दिया ना तो दिक्कत होगी। रीजन मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि डे 1 पे आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, लिखूं क्या वही समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो आपके पास थोड़ा सा कंटेंट हो, इसके लिए 4 सब्जेक्ट। पर सर ये 4 सब्जेक्ट है कौन से जो पहले आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, मतलब 50-60% जितना सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये 4 सब्जेक्ट है, एक है आपका इकोनॉमी, एक है आपका इंडियन पॉलिटी, एक है आपका ज्योग्राफी और राइट हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट की थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए, और इसके बाद ही 5वां सब्जेक्ट साइंस एंड टेक। तो पहले तो ये 4 सब्जेक्ट की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए आपको। अगर ये 4 सब्जेक्ट की समझ है तो आपका आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हो। सर ये तो अभी समझ में आ गया, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है, तो बोले ये 4 सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे को 50-60% तक समझ में आ रहा है तब।
हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। अब देखो होता क्या है पता है, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं और आते भी है, मेरे पास आते हैं, हम बात भी करते हैं इस बात पे। स्टार्ट करने के लिए ना पहले तो जैसे कोई क्वेश्चन लिया आपने, पीवाईक्यू का ही उठा लिया, चलो पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन उठाया आपने, अब आपको वो राइट करना शुरू करना है। तो शुरुआत में ही आते ही लिख मत देना, क्योंकि अगर आते ही लिख दिया, बराबर है, और अच्छे से नहीं लिख पाए और गलती से मेरे पास या किसी फैकल्टी के पास आपने इवेल्युएट करने के लिए दे दिया कि सर मैंने ये फर्स्ट टाइम आंसर लिखा है, थोड़ा सा इवेल्युएट करके दे दो, और अगर गलती से वो सर ने कम मार्क्स दे दिए तो आप डीमोटिवेटेड फील करोगे कि यार देखो मैं आंसर ही नहीं लिख पा रहा हूं। पहले तो बच्चों के दिमाग में यही चीज बहुत गलत घुसी हुई कि मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं। हर एक इंसान आंसर लिख पाता है। अगर आप खुद थॉट लाके, मतलब कि आप किसी चीज को सोच के अगर आप बोल पा रहे हो तो उसका मतलब आप लिख भी पाओगे, सिर्फ वो स्किल डेवलप करना है ना। रेंडमली अगर किसी टॉपिक पे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो तभी तो आपको आ रहे हैं ना, अंदर से वर्ड्स आ रहे हैं, आपका दिमाग सोच रहा है, आपका बॉडी सोच रहा है, यू आर स्पीकिंग समथिंग, मतलब कि थॉट्स तो है आपके पास, सिर्फ वो थॉट्स को चैनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्ट कर रहे हो आप आंसर राइटिंग, तो पहले तो स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाने की आदत डालिए। अब ये फ्लो चार्ट बनाने की आदत क्या होती है कि सपोज कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब वो क्वेश्चन आपको लिखना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शेल इंडिया कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर मिशन, राइट, क्या इंडिया ने अपना न्यूक्लियर मिशन शुरू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, राइट। अब पहले तो आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है अपने दिमाग के अंदर। क्या फ्लो चार्ट बना रहे हो, थोड़ा सा बुक में भी लिखते जाओ उस फ्लो चार्ट को। बोले यहां पे बात हो रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, किसका बात हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का बात हो रहा है। तो फ्लो चार्ट बनाते जाओ, लिखो मत, फ्लो चार्ट बनाओ। बोले न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, बोले हाँ इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिलता है न्यूक्लियर प्रोग्राम। लिखो कि फर्स्ट फेज जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो क्या है, सेकंड फेज क्या है, थर्ड फेज क्या है, राइट, ऐसा कुछ लिखा आपने। फिर बाजू में दूसरा फ्लो चार्ट बनाओ, बोले अगर इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू रखता है, इफ इंडिया कंटिन्यूज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम देन व्हाट विल बी बेनिफिट्स, तो उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या फायदे होंगे, तो उसको लिखो, बेनिफिट्स को लिखो, सिर्फ सोचो दिमाग के अंदर। बोले क्या फायदा होगा, तो बोले यार हमारा जो एनर्जी का नीड है वो हम पूरी कर पाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी हमें, राइट, सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, टेक्नोलॉजी ग्रोथ आएगा, इनोवेशन आएगा, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, सोशल इक्वालिटी आएगी। सिर्फ पॉइंट्स बनाओ, मैं ये नहीं बोलना है लिखना है, पहले ब्रेन स्ट्रोमिंग बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ब्रेन को स्ट्रॉम करना सीखो। कोई भी पॉइंट्स आपके सामने आते हैं तो उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स बनाने आपको आने चाहिए। ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये मिस्टेक्स नहीं करना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये करने वाली चीज है कि ये करना है आपको, हाउ टू स्टार्ट। देन फिर वापस से और पॉइंट बनाओ, किसके ऊपर, चैलेंजेस, चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस, राइट, क्या चैलेंजेस रह गए अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू रखता है, तो उसको थोड़ा सा लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी आंसर राइट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पॉइंट्स बना रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रेन थोड़ा सा डेवलप होगा, और जो आपने पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, यूजिंग दैट मटीरियल यू कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। यानी कि जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप नया कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा करके। और एक बार अगर आपका दिमाग इस लाइन में चलने लगा तो आंसर राइटिंग के टाइम पे बेटा ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमें यहां पे समझना है कि आंसर राइटिंग इज मस्ट, बट फॉर द आंसर राइटिंग हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। व्हेन टू स्टार्ट क्या हो गया, बोले पहले 4-5 सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ग्रिप, एटलीस्ट 50-60% तक सिलेबस मेरे दिमाग में होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है, हाउ टू स्टार्ट, तो दिस इज द वे टू स्टार्ट।
दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर है? तो थोड़ा आपने 15-20 दिन इस तरीके से प्रैक्टिस किया, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए, आप उसके जोनर डिसाइड कर रहे हो, आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप उसके ऊपर पॉइंट्स बना रहे हो। फिर जब आप राइटिंग शुरू करोगे ना, तो आपके दिमाग में ऐसे मस्त जैसे फ्लावर खिलता है ना, उस तरीके से थॉट्स खिलेंगे। और एक बार अगर थॉट्स आने लगे बेटा, तो फिर 200 शब्दों में क्या, आप 300 शब्दों में भी लिखना आएगा तो आप आराम से लिख पाओगे। उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे कई बार कर देते हैं, जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, दैट इज, ये बहुत ही खराब मिस्टेक है, बहुत ही खराब मिस्टेक। वो क्या है? इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक। अगर लाइफ के अंदर कोई सबसे बड़ा गलती कर सकता है जीपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम पे कोई, तो वो है करंट अफेयर को नेग्लेक्ट करना। इफ यू गो थ्रू PYQs, you will come to know that many questions nowadays they are asking are more about application. जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब ये प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, टू अंडरस्टैंड दिस सिनारियो, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव फोकस ऑन योर करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना ही होगा, आप वहां पे छूट नहीं सकते। सर करंट अफेयर के ऊपर फोकस करने के लिए क्या करें? अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखो, करंट अफेयर के लिए दो चीजें मैं बता रहा हूं। कितनी चीजें बता रहा हूं बेटा? दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर वन थिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। बच्चा पहले दिन प्रिपरेशन शुरू कर रहा हो, या तो उसने प्रिपरेशन शुरू कर दिए इंटरमीडिएट लेवल पे प्रिपरेशन के, फिर भी मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी मैं बोलूंगा उस दिन का सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। ये इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर इज लाइक वेपन फॉर यू टू यूज इन दिस प्रिपरेशन। ये एक ऐसा वेपन है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन आपके इंटेलेक्ट में इतनी बढ़ोतरी करवा सकता है कि जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते। मैं रीजन बताता हूं। मेंस के अंदर एक एथिक्स का पेपर आएगा, 250 मार्क्स का पेपर है। आपने चलो थियरी पढ़ ली, केस स्टडी का प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम्पल्स कहां से लाओगे एथिक्स में लिखने के लिए? फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ऐसे का पेपर है, आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के लिए भी आपको स्टोरीज चाहिए, आपको एग्जाम्पल चाहिए, आपको फिलोसॉफिकल थॉट्स चाहिए, आपको आइडिया चाहिए, आपको बड़े बड़े इंसानों के कोट चाहिए, द ग्रेट पर्सन्स कोट। तो वो कोट कहां से मिलेगा आपको? न्यूज़पेपर में से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ना, वो आपके इंटेलेक्ट में बहुत बढ़ोतरी करने वाला है, और इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज मस्ट टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। एवरी डे आपको स्टडी करना है। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर विच न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? यस और नो बेटा? सो अगर मैं अपनी साइड से बताऊं, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। अगर मैं अपनी साइड से बताऊं तो मेरे को पर्सनली, मेरे पर्सनल एंड पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद वो पढ़ता हूं, मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर यू कैन गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस और यू कैन गो फॉर द हिंदू। दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे वो आप पढ़ सकते हो। मेरे पर्सनल एंड से मैं बोलूं, मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, राइट? तो ये एक सिंपल सी बात है। तो ये एवरीडे करना है, ये एवरीडे का काम है। हाँ, दूसरी चीज, अब स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे क्या होगा पता है? यू विल गेट स्टक एट सम पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि शायद आपको अभी प्रीवियसली आपने न्यूज़पेपर पढ़े ना हो, या तो न्यूज़पेपर की आदत ना हो, तो कई बार क्या होता है कि आप स्टक हो जाते हो कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं न्यूज़पेपर में, क्या वो सच में मेरे रेलेवेंस में है? इसमें से कौन सी चीज पढ़ूं, कौन सी चीज ना पढ़ूं, है ना? ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, 100% आएंगे। बट फिर भी
मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, यू आर गोइंग फॉर द मेडिटेशन। आप एक ऐसी राह पे निकल चुके हो कि जहां पे मतलब आपको योगी ही बनना है। यस और नो? मतलब एकदम ऐसा वो मत कर लेना कि भाई वैराग्य, वैसा नहीं करना है हमें। बट वॉट यू नीड टू डू इज कि आपको भले ही कितने भी थॉट्स आए फिर भी आपको स्टिक्ड रहना है, राइट? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको जो लगता है कि यार ये, जैसे कोई आ गया बोले यहाँ पे इतना चेन स्नेचिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, वैसा कोई न्यूज आ गया है ना, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, ऊपर के 2 हेडलाइन पढ़ लिए, बहुत हो गए, उसका फिर डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन उसकी जगह कोई पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में कोई आर्टिकल आ गया, तो पार्लियामेंट्री सेशन हमें पढ़ने के भी है, पार्लियामेंट हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए इस पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में आर्टिकल आया तो वो तो मैं पूरा पढ़ूंगा। यस और नो? सपोज इसरो ने कोई काम कर दिया है और उसके ऊपर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई एक्सप्लेन्ड सीरीज आ गई है, पूरा का पूरा एक आर्टिकल आ गया है, तो दैट यू शुड रीड, वो आपने पूरा पढ़ना चाहिए। यस और नो बेटा? तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 2 काम जो हम यहां पे करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा, वो है कोई भी एक अच्छी करंट अफेयर मैगजीन जिसके ग्रामर के साथ आप सुटेबल फील करते हो, कि आपको कंफर्ट लगता है कि यस ये मैगजीन है ना मेरे को कंफर्टेबल लग रही है, तो वो मैगजीन आपको स्टडी करना है। अगेन मैगजीन में भी मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे बुक रिसोर्सेज में बताया वैसे ही बता रहा हूं। करंट अफेयर मैगजीन चेंज कर नहीं करने की। अगर आपने स्टार्टिंग में आप कंफर्टेबल हो गए हो XYZ करंट अफेयर मैगजीन से, तो जब तक आपका एग्जामिनेशन क्रैक ना हो जाए वो XYZ करंट अफेयर मैगजीन ही पढ़ना है, चेंज कर मत करना। मैं एक रीजन बताता हूं आपको उसके पीछे का। अगर आप एक ही सोर्स रखोगे ना करंट अफेयर मैगजीन का, तो क्या होगा पता है? आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब 3-4 महीनों के बाद, एक तो आपका करंट अफेयर मैगजीन रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, आपका रीडिंग स्पीड काफी इंप्रूव हो जाएगा, राइट? मतलब कि पहले जो मैगजीन पढ़ने में आपको सपोज 20-25 दिन लग रहा है, अभी वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, अभी शायद मेरे इस स्टेटमेंट की वजह से कई लोग मेरे से थोड़ा सा ऐसा कंफ्लिक्ट में आ सकते हैं, बट देन ऑल्सो कोई भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद 30 से 40% कंटेंट रिपीट होता है। अगर एक ही सोर्स पकड़ के रखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपके जैसे ही 5-6 महीने गए उसके बाद 30 से 40% कंटेंट रिपीट होगा। मैं रीजन बताता हूं। सपोज कभी कोई कमिटी नहीं, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आज की डेट में इसरो ने कोई प्रोग्राम डिक्लेयर किया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च गगनयान, लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा डिक्लेयर किया, तो क्या होगा? करंट अफेयर मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पे वो गगनयान का पूरा आर्टिकल आ जाएगा। 5-6 महीने के बाद क्या हुआ? 5-6 महीने के बाद इसरो ने वो गगनयान प्रोग्राम के लिए कोई नया अचीवमेंट हासिल कर लिया, राइट? अब कोई नया अचीवमेंट हासिल कर लिया तो तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत वो गगनयान वाला आर्टिकल फिर से आएगा। वो जो नया अचीवमेंट हासिल किया है वो 1-2 पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के नीचे के पैराग्राफ में उसने क्या एक्सप्लेन किया होगा? वही गगनयान मिशन। तो हो गया आपका 30 से 40% जितना कंटेंट रिपीट। और ये होता ही है, ये होता ही है, हर एक करंट अफेयर मैगजीन में होता है। तो द बेस्ट वे इज कि आप चेंज ना करो। चेंज नहीं करोगे ना तो क्या होगा पता है? आपका रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगा, प्लस 5-6 महीने के बाद ऐसा 30-40% आपका जो सिलेबस है, जो 30-40% आपका कंटेंट है वो रिपीट होने वाला है, तो रीडिंग स्पीड और बढ़ जाएगी। तो जो बाकी के दिन आपके बच रहे हैं रीडिंग स्पीड बढ़ने की वजह से, उतने टाइम में यू विल गेट टाइम टू रिवाइज थिंग्स मोर। अगर आपको ज्यादा चीजें रिवाइज करने का टाइम मिलेगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाइस। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट बैलेंसिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। सर देखो, प्रीलिम्स एंड मेंस को बैलेंस नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। बैलेंस नहीं करना उसका मतलब क्या है भाई? ये नहीं बोल रहा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में या वो। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूं तो मैं साइंस स्किप करने का सोच रहा हूं, राइट? कई बार कई बच्चे आते हैं कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से आ रहा हूं, ये इंडियन सोसाइटी है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफी आ रहा है, ये आर्ट एंड कल्चर है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं सब टेक्निकल चीज़ें पढ़ के आया हूँ, बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ।
ये गलतियां नहीं करनी है। आज की डेट में अगर मैं आज की बात करूं, हाँ आज से 5, 6, 7, 10 साल पहले की बात अलग थी। अभी भी आप वो 10 साल पुरानी टैक्टिक्स के साथ नहीं वॉर में उतर सकते, है ना। आपको ही पता है अभी इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो अभी इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में हमने मॉडर्न वेपन्स यूज किए हैं। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सर आज की डेट में अगर आपको जीपीएससी क्रैक करना है तो आप वो 10 साल पुराने टैक्टिक्स के साथ नहीं आ सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज की डेट में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो मैं ये स्किप करके पास कर लूंगा, अरे बेटा प्रीलिम्स निकल जाएगी, मेंस में क्या करेगा तू। तो अभी वो पुराने 10 साल पुराने 6 साल 7 साल पुराने टैक्टिक्स के साथ आप नहीं जा सकते। यू हैव टू क्रिएट न्यू टैक्टिक्स। एंड न्यू टैक्टिक्स क्या बोलता है, अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो उसमें एवरेज स्कोर तो करना ही है, एवरेज स्कोर लाने की कोशिश करनी है। अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्यूलिस हील हर एक का हो सकता है, एवरीवन हैज एक्यूलिस हील, राइट। सो इन दैट केस इट इज आवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ड्रॉबैक्स एंड उसको ओवरकम करना है। और उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, तो बोले एवरेज स्कोर लाना है। एंड हाउ टू स्कोर द एवरेज स्कोर, बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट। यू हैव टू प्रिपेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं खुद की बात करता हूं। जैसे आई कम फ्रॉम दी टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद तो मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स थोड़े अच्छे थे। टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब साइंस एंड टेक हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी, ये वो। लेकिन जो थियरी वाले सब्जेक्ट थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर वाज माय एक्यूलिस हील, वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था। तो फिर मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या किया, तो जो तो टाइम पे एक फेमस किताब आती थी, अब वो किताब मैंने उठाई। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक किताब रट्टा मारूंगा, समझ में आए ना आए, जितना आए उतना है, लेकिन अगर इस बुक में से कोई क्वेश्चन आया तो मेरा गलत नहीं होगा। वो उतनी बुक है ना, क्योंकि मेरे को एक तो वो पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो मैं क्या करता था, मेरे 45 मिनट्स के सेशन डिसाइड करता था कि 45 to 50 मिनट्स मैं इतने पेज इतना पढ़ूंगा, राइट। याद रहे ना रहे, बाजू में पेज लेके बैठा हूं, जो याद रहे वो लिख भी रहा हूं, वो पढ़ भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। रट्टा मार दिया था मैंने, रट्टा, तबियत से बोलता हूं, आर्ट एंड कल्चर का। तो अभी उसमें से जो क्वेश्चन आया वो मेरे से सॉल्व हो रहा है, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन आया तो वो तो यार वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना। तो मेरे को अगर 50 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर 50 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं कुछ करके 20-22 भी स्कोर कर रहा हूं, तो बाकी तो मेरे सब्जेक्ट है ही जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं, वो तो मेरे को स्कोर करने में हेल्प करेगी। सो आज की डेट में आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि कहां से क्या पूछ ले, राइट। तो उस केस में जो जहां पे वीक हो वहां पे एवरेज स्कोर करने की कोशिश करो, जहां पे अच्छे हो वहां पे अबाउ दी एवरेज जाने की कोशिश करो। तो ये मिस्टेक क्या है, बैलेंस बनाओ, राइट। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाते, बट आपको अभी पता है कि ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। यू हैव टू क्रिएट बैलेंस, राइट। यस, उससे आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे बड़ी गलती क्या, ओवर रिलाइंग ऑन फैंसी सोर्सेस। सर ये फैंसी सोर्सेस क्या होते हैं, देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं। फैंसी सोर्सेस मतलब वो है कि कोई कंपाइलेशन आ गया, बोले कि ये 200 लक्ष्मीकांत है, बोले इतनी 400 500 600 पेज की बुक है सपोज, है ना, तो बोले ये 600 पेज की बुक तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, उसका 100 पेज में क्या इतने पेज में कुछ आ रहा है, कहीं पे मिल रहा है मेरे को, टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ मिल गया मेरे को, बोले मैं इतना ही पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि भाई ये 100 पेज का पीडीएफ पढ़ के जाओ आप आराम से पास हो जाओगे, है ना। तो उसमें नहीं फंसना है। देखो, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बेटा। यहां पे आपको आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस उठाने होंगे, वो स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ने होंगे। आप कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ सकते यहां पे कि इसका ये सब्सटीट्यूट है। हाँ, वो आप सब्सटीट्यूट से सपोज कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट। जैसे कि लेट्स टेक एन एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल।
सपोज आपको ऐसा कुछ मिल गया कंपाइलेशन 100 पेज का या 150 पेज का, यू गॉट एनी कंपाइलेशन। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपने प्रीवियसली उसको प्रिपेयर किया है, तो उसको रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हो, राइट। बट ऐसा नहीं कि मैं वो सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड बुक है उसको ही बाजू में रख के ये जो फैंसी सी नई चीज आई है उस पे रट्टा मार लूंगा। वो गलती नहीं करनी है। वो गलती करोगे तो पक्का सबसे पहले एग्जाम में से बाहर आप निकलने वाले हो बेटा। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। तो आपको आइडिया होना चाहिए। ओवर रिलाइंग ऑन फैंसी सोर्सेस, नो, राइट। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स पर्सनली। कॉन्सेप्ट्स को खुद समझो, एग्जाम के क्वेश्चंस में अप्लाई करो, पर्सनली देखो, बाद में आगे गेम चलाओ। तो ये हमारे दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, यस, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेटा देखो, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान थकता है, तो आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। आपके फूड हैबिट्स अच्छे होना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, आज की डेट में क्या होता है, एक नया डिसीज बोल सकते हो या तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन बोल सकते हो, एक नया कंडीशन उभर के आया है जो हम सब में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड जूम फटिक। इस कंडीशन को बोलते हैं जूम फटिक। नाउ व्हाट इज जूम फटिक, यू नो, कि आपकी 7-8 घंटे की एक अच्छी नींद हो चुकी है, आपकी एटलीस्ट 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, आपकी 7-8 घंटे की अच्छी नींद हो चुकी है, फिर भी उठने के बाद है ना आपको ऐसा लगता है कि मैं थका थका सा महसूस कर रहा हूं, है ना। कई बार बोले पूरा दिन नींदी आती रहती है मेरे को, इसी को बोलते हैं जूम फटिक। ये आजकल बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। और रीजन क्या है उसका मैं बताता हूं। आप बेड पे गए सोने के लिए, सपोज आप 10 बजे सोने के लिए गए, आप 10 बजे बेड पे सो गए। नाउ योर बॉडी इज रिलैक्सिंग, आपका बॉडी क्या है, रिलैक्स मोड में चला गया, बिकॉज यू आर ऑन द बेड। बट योर आईज, रील्स देख रहे हो आप, वॉट यू आर डूइंग, आप रील्स देख रहे हो या तो आप कोई वीडियो देख रहे हो। बॉडी रिलैक्स है लेकिन आईज वो तो कंटिन्यूअसली अभी भी क्या है, फंक्शनिंग में। आईज को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। आपने पूरा दिन बुक पढ़ी है तो आई तभी भी, आपकी आंखें तभी भी रिलैक्स मोड में नहीं थे, आप पढ़ रहे थे। तो अब होता क्या है, बॉडी से ज्यादा आंखें थकती है हमारी। अभी रात को आपने रील्स देखा, अंधेरे में फुल लाइट ब्राइटनेस वाइटनेस करके देखा, नाइट मोड तो हम ऑन करते नहीं है हमारे डिवाइसेस के अंदर। आपने रील्स देखी, आपकी आंखें थक रही है और थक रही है, बॉडी पूरा रिलैक्स। 10 बजे से आपने रील देखना शुरू किया, 11 सवा 11 बजे तक रील्स देखा, 11:15 को सो गए, बॉडी 1 घंटा ज्यादा रिलैक्स किया, आंख से 1 घंटा ज्यादा काम करवाया आपने। अब दूसरे दिन आप उठ गए, हो गया आपका 6-7 7-7.5-8 घंटे का नींद हो गया, मैं तो बोलता हूं 7 घंटे का नींद हो गया। लेकिन आंख तो याद करो यार ज्यादा थकी हुई थी, तो आंख फिर पूरा दिन क्या बोलती है, अरे मेरे को सोना है, मेरे को रेस्ट दो। उस चक्कर में क्या होता है, सब काम रह जाते हैं। तो इट्स बेटर कि सोने से पहले ही, यानी कि आप बेड पे जाने वाले हो उसके आधे घंटे पहले से ये मोबाइल का स्क्रीन आपके आंख पे नहीं पड़ना चाहिए। आंख को जल्दी रिलैक्सेशन देना शुरू कर दो, बिकॉज इसके जो रेज होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वगैरह, ये सब इंपैक्ट करते हैं हमारे आईज पे। तो बेड पे जाने के आधे घंटे पहले से आंखों को रिलैक्स करना शुरू कर दो। एकदम मोबाइल यूज नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है आधे घंटे से। जैसे 10 बजे सोने वाले हो तो 9:30 बजे से सब बंद कर दिया है, मस्त बैठे हो आप आराम से, बैठे रहो, फिर जाओ सोने, राइट। तो आपके आईज को रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर आप जब पूरा बॉडी को रिलैक्सेशन दोगे, 7 घंटे की एक अच्छी नींद लोगे, दूसरे दिन यू आर अगेन अलाइव एंड किकिंग, राइट। तो आप फिर से एकदम मूड में आ जाओगे कि यस आज तो भाई पढ़ेगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, राइट। आपका फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान। फिजिकल फिटनेस तो मतलब ये नहीं बोलूंगा कि, बट थोड़ा सा वॉक पे जाया करो, है ना, वॉक पे जाओ। ऐसा नहीं कि जिम विम जाके कर रहे हो, वैसा
पॉसिबल भी नहीं होता, राइट? क्योंकि अगर वो कर पा रहे हो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें और रेस्ट चाहिए। तो वॉक करो, वाइल वॉकिंग, और तभी भी मोबाइल वगैरह बंद होना चाहिए थोड़ा सा, राइट? तो आपका मेंटल एंड फिजिकल पीस होना बहुत जरूरी है वाइल प्रिपेयरिंग, क्योंकि बहुत हम सब भी इसी फेज से गुजरे, तो हमें पता है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रहता है प्रिपरेशन का, तो वी शुड हैव आइडिया अबाउट इट। क्लियर? एंड लास्ट मिस्टेक व्हाट वी डू, नॉट एनालाइजिंग, सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करते हम लोग। एंड इफ यू आर नॉट सेल्फ इवेल्युएटिंग एनीथिंग, देन दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या होता है, आप समझो, आप कर तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो पढ़ रहे हो क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो, उसको चेक करो। टेस्ट जो पीवाईक्यू सॉल्व करो, आंसर राइटिंग करो, किसी और की हेल्प लो कि ये देख मैंने ये लिखा है, मेरे से ये गलती हो रहा है, क्या करूं। दोस्त की भी हेल्प ले सकते हो, किसी फैकल्टी का हेल्प ले सकते हो, बट सेल्फ इवेल्युएशन करो टाइम टू टाइम, इट इज मस्ट। क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर मैं ज्यादा स्कोर कर पा रहा हूं, इसमें कम स्कोर कर पा रहा हूं, किसमें कम स्कोर क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। सपोज कई बार होता है कि सर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है फिर भी कम स्कोर हो रहा है, तो फिर उसको सुधारो कि किस तरीके से उसका रिवीजन बढ़ाया जा सके, किस तरीके से उसके रिवीजन को हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेल्फ एनालाइज करो चीजों को, टाइम टू टाइम मॉक दो, राइट? यस। तो दिस आर दी 10 मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर ये 10 मिस्टेक्स से आप दूर रहते हो, यानी कि कोशिश करते हो कि ये 10 मिस्टेक्स आप ना करो वाइल प्रिपेयरिंग, तो बेटा आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सक्सेस कभी भी एक स्मार्ट वर्क से आती है, इट इज नॉट अबाउट ओनली हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए आपको। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है आपके प्रिपरेशन के दौरान। आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि एक वीक का भी रेस्ट आपको इस प्रिपरेशन में कई महीने पीछे लेके जा सकता है। क्योंकि देखो कैसा है, वैसा नहीं होता है, एवरी डे इज नॉट सेम डे, राइट? कई बार क्या होगा, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, हम ह्यूमन है, नहीं होती इच्छा, है ना? क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग इच्छाओं से भरे पड़े, तृष्णाओं से भरे पड़े, तो कई बार पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और जिस दिन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, उस दिन भी अगर आप पूरा दिन अपने डेस्क पे बैठे रहे, जिस दिन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही फिर भी आपने अपना मन मार के 4 या 5 पेज जैसे तैसे पढ़े हैं, तो बेटा दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज नॉट द थिंग कि भाई रोज आप 100 पेज पढ़ पा रहे हो, या तो रोज आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, या तो रोज आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है कि भाई प्रिपरेशन के दौरान कोई भी टाइम हो, आपको कौन सी भी इच्छा हो, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, फिर भी आप अपने टारगेट के पास रहते हो, यू आर नियर बाय योर टारगेट, देन ओनली इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, राइट? तो तभी उसको कंसिस्टेंसी बोला जाता है। तो ये हमारे दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए, यस और नो बेटा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ध्यान में रखनी है, जो हमें काफी हेल्प करेगी, राइट? तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको जो ये मैंने 10 मिस्टेक्स बोली है कि ये 10 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, तो यू विल फोकस ऑन दैट 10 मिस्टेक्स कि ये मिस्टेक्स आप नहीं करोगे प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जीपीएससी का स्पेशली इंग्लिश मीडियम बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये जो इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा हमारा वो 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका 3 बजे से लेकर 6 बजे का रहेगा। आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने डेमो लेक्चर्स भी रखे हुए हैं। आपको इस बैच के बारे में अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, इसके ऊपर कॉल करके आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो यस, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। फ्यूचर में जब भी मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक मैं हेमंत हिवराले आप सबसे अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।